नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मेरे छोटे लड़के की हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद एक तरह से कहे तो बहू भी बस चौथारी तक ही रह पाई थी, यानी बिल्कुल ही नहीं रह पाई थी। बहू के आने के दूसरे दिन चौथारी की रस्म हुई थी। चौथारी के दूसरे दिन रिसेप्शन था। वह दिन भी पार्टी और उसकी तैयारी में ही बीत गया था। उसी के दूसरे दिन पटना से फ्लाइट थी। सुबह की ट्रेन से बहू और बेटा दोनों निकल गए थे। किशोर बाबू पखेरू की तरह उड़ते दिन को याद कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उसकी पत्नी सुमित्रा भी बहू के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई थी। क्यों नहीं कुछ दिनों बाद नई बहू के साथ पुणे में थोड़े दिन रहा जाए। उनके छोटे बेटे और बहू दोनों पुणे में दो अलग अलग आईटी फर्म में काम करते थे। बहू और बेटे ने जाते ही खुशखबरी दी थी। अरे वह वाली खुशखबरी नहीं, उन्होंने दोनों मिलकर एक बड़ा फ्लैट जिसमें दो बड़े बड़े कमरे थे और ड्राइंग रूम हॉल भी था, उसी में शिफ्ट करने की खुशखबरी दी थी। सुमित्रा जी ने प्रकाश से कहा था कि भगवान का फोटो भी घर में लगा देना और घर में उनकी पूजा कर लेना। इस पर छोटी बहू ने व्हाट्सएप पर लड़की का एक मंदिर जैसा बना हुआ भगवान के सुंदर सिंहासन की तस्वीर भेजी थी। इस पर सुमित्रा बहुत खुश हुई थी। नेहा बहुत संस्कार वाली बहू मिली है। किशोर बाबू के छोटे बेटे का नाम प्रकाश था। नेहा उसकी पत्नी का नाम था। किशोर बाबू सेवानिवृत्त के बाद बस यह अपनी आखिरी जिम्मेवारी को पूरा करके निश्चिंत हो गए थे। किशोर बाबू ने नई बहू के साथ पुणे में थोड़े दिन बिताने के लिए सोचा ही था कि उनकी पत्नी सुमित्रा जी ने पुणे जाने की योजना बनाने शुरू कर दी थी। उनकी इकलौती बेटी मुंबई में रहती थी। सुमित्रा जी ने बेटी से इसके बारे में बताया तो वह भी बहुत खुश हुई। उसने अपनी माँ से कहा था, माँ क्यों नहीं ताशी की गर्मियों की छुट्टियों के समय प्लान किया जाए। ताशी क्लास 4 में वहीं मुंबई में पढ़ती थी। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। गर्मियों की छुट्टी प्रारंभ होते ही 15 में सुमित्रा जी के साथ किशोर बाबू पुणे के लिए रवाना होंगे। उसके एक दिन बाद उसकी बेटी अपनी बेटी ताशी के साथ पुणे के लिए प्रस्थान करेगी। इस तरह दोनों ही उसी दिन पुणे पहुंचेंगे कि सारी योजना के बारे में प्रकाश को बताना चाह रहे थे। इसलिए आज उन्होंने प्रकाश को कॉल किया था। आज शनिवार था और रविवार के दिन ऑफिस से छुट्टी रहने के कारण शाम में प्रकाश से ज़्यादा समय तक बात की जा सकती थी। किशोर बाबू ने जैसे ही फ़ोन किया, प्रकाश ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन पर तेज संगीत के बजने की आवाज़ आ रही थी। कई लोगों के ठहाके की भी आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। उन्होंने फ़ोन पर ही कहा था, बेटे लगता है तुम व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ। प्रकाश ने कहा था, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त जो शादी में शरीक नहीं हो सके थे उनको खाने पर बुलाया था। वही पार्टी चल रही है जिसका शोरगुल आप सुन रहे होंगे। बाद में बात करते हैं। किशोर बाबू समझ गए थे उन लोगों ने क्यों बड़े फ्लैट में शिफ्ट किया था। दूसरे दिन रविवार था। आज तो प्रकाश को सूचित करना निहायत ही ज़रूरी था। शाम में उन्होंने करीब 7 बजे फ़ोन किया था। फ़ोन पर आज भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आज शोर नहीं था। प्रकाश, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। परसों हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। परसों तुम्हारी दीदी मुंबई से ताशी के साथ पहुंचेगी। हम लोग ताशी की गर्मी की छुट्टी पर वहीं रहेंगे। प्रकाश ने तुरंत उत्तर दिया था, पापा आपने आज फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया। नेहा के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं और इसी समय आप फ़ोन कर दिए। किशोर बाबू ने कहा, बेटा आज बताना ज़रूरी था, इसीलिए फ़ोन करना पड़ा। प्रकाश ने प्रश्न किया था, क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? इसके प्रश्न से किशोर बाबू को लग रहा था कि वे लोग स्वागत योग्य अतिथि के कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं शायद।
उन्होंने कहा था, सभी लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी दीदी, बस तुम्हारे जीजा जी नहीं आ रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। प्रकाश ने कहा था, पापा दिक्कत हो जाएगी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? अपने घर में क्या दिक्कत हो सकती है? आपको दिक्कत नहीं होगी पापा, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। प्रकाश के जवाब से तो किशोर बाबू को काठ मार गया था। पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। सुमित्रा भी बगल में खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अब वह अपनी बेटी को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या यही बताएंगे कि प्रकाश ने आने से मना कर दिया है? शादी के पहले तक तो प्रकाश ऐसा नहीं था। शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगने लगता है? किशोर बाबू ने रात भर खाना भी नहीं खाया। कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग पुणे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वह भी पुणे जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दे। लेकिन इसका कारण क्या बताएंगे? क्या यह कहना उचित होगा कि प्रकाश ने आने से मना कर दिया है? यह सारी बातें सोचते सोचते रात भर वे करवटें बदलते रहे। जब अपने किसी करीबी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से बदला हुआ लगता है तो चोट सीधे कलेजे पर लगती है। सवेरे किशोर बाबू उठे थे तो कलेजे में हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। सुबह 8 बजे प्रकाश का फ़ोन आया, पापा आप लोग आ रहे हैं ना? मोबाइल सुमित्रा जी ने अपने हाथ में लिया था। हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। फ़ोन काटने के बाद सुमित्रा जी ने अपने पति को झंझोट कर संज्ञा शून्यता की स्थिति में जगाया था। वह बोली थी, मैं कह रही थी ना कि बहू बहुत संस्कार वाली है, वह सब संभाल लेगी। किशोर बाबू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत किससे था, लेकिन यह समझ में आ गया था कि बच्चों की दी गई परवरिश में ज़रूर कहीं कोई कमी रह गई थी। कहीं ना कहीं खुशी का कोई कण किसी कोने में छुपा हो। शायद इसी की आस में वह पुणे जाने की तैयारी में लग गए थे। किशोर बाबू आज बहुत खुश थे। वह अपनी पत्नी सुमित्रा जी के साथ आज अपने बहू बेटे के पास पुणे जा रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी। उन्होंने मुंबई में रह रही अपनी इकलौती बेटी और ताशी के भी आने का कार्यक्रम बना दिया था। ताशी की गर्मियों की छुट्टियां थी, इस तरह बेटी से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। नतनी से तो लगता है कि उसके पहले जन्मदिन के सालों बाद मिलेगी। इतनी सारी खुशियाँ भगवान एक साथ दे रहे हैं। कभी कभी डर भी लगने लगता है, क्योंकि इतनी सारी खुशियाँ के साथ उत्सव मनाने की आदि नहीं है। इसीलिए एक स्वाभाविक डर भी जहन में घर कर लेता है। करीब 30 घंटे की सुखद यात्रा के बाद वह सुबह 6 बजे पुणे पहुँचने ही वाले थे। उन्होंने ट्रेन का कोच और बर्थ नंबर SMS द्वारा बेटे प्रकाश के मोबाइल पर भेज दिया था। प्रकाश ने इसे कन्फर्म भी किया था। उसने रिप्लाई किया था कि वह उन्हें लेने आ जाएगा। हालांकि सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती थी। ऐसा शायद नींद के कारण हो सकता है, और IT फर्म में काम करने वाले लोग अक्सर देर रात तक काम करते रहते हैं, इसलिए सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होनी स्वाभाविक है। फिर भी प्रकाश ने फ़ोन पर कॉल करके कहा था कि अगर थोड़ी देर हो जाए तो स्टेशन पर इंतज़ार कीजिएगा, वह लेने ज़रूर आएगा। किशोर बाबू ने अपने मोबाइल पर 5 बजे सुबह का ही अलार्म सेट कर दिया था। ट्रेन सही समय पर चल रही थी। वह ठीक 5 बजे सुबह रोज़ की तरह जाग जाते थे। सुबह नित्य क्रिया के बाद थोड़ा ध्यान और उसके बाद निकल जाते सैर की ओर। जानकी जी भी साथ होती थी, परंतु वह थोड़ी दूर साथ चलकर पार्क के ही बेंच पर बैठकर आराम करने लगती थी। उसके घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था, इसीलिए वह ज़्यादा चल नहीं पाती थी। सुबह की सैर के लिए आने वाले मित्रों से मुलाकात भी हो जाया करता था। वह अक्सर कहा करते थे, किशोर बाबू बड़े किस्मत वाले हैं, बेटी की शादी कर दिए हैं और वह मुंबई में सेटल हो गई है। बेटा पुणे में अच्छी नौकरी पर लग गया है, बेटे की शादी भी कर दिए हैं। अब क्या है,
खुद भी रिटायर हो गए हैं, बस आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। वह कहते, भाई साहब इस बार पुणे जा रहे हैं तो भाभी जी का घुटना भी ज़रूर दिखला दीजिएगा। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। उन्होंने प्रकाश को अपने मोबाइल से कॉल किया था। रिंग जाता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा। वह गाड़ी रुकते ही धीरे धीरे अपना ट्रॉली, सूटकेस और सुमित्रा जी के साथ डिब्बे के अन्य यात्रियों के पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। वह प्लेटफॉर्म पर एक लोहे के बने बेंच पर बैठ गए। पुणे में पहली बार आए थे। हालांकि बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई आदि जगहों पर प्रकाश के एडमिशन के समय जा चुके थे। उस समय उनकी अवस्था भी बचपन के करीब रही होगी। वृद्धा अवस्था ने अधिक जोर से नहीं घेरा था। सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था तेजी से गिरने लगती है। यह ऐसी स्थिति है जिसे आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं, सिर्फ स्वयं महसूस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठने के बाद में थोड़ा सुस्ताते हैं। लोगों के आने जाने की भाग दौड़ और गाड़ियों के हॉर्न से शोरगुल मचा हुआ था। उन्होंने सुमित्रा जी से पूछा, सुमित्रा अब क्या किया जाए? प्रकाश तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। एक बार फिर कॉल कीजिए, वह नहीं तो बहू ज़रूर फ़ोन उठाएगी। सुमित्रा जी को प्रकाश से अधिक नेहा पर विश्वास था। किशोर बाबू इस बात से बहुत खुश थे। किसी माँ को अपने बेटे से अधिक अपनी बहू पर भरोसा हो तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों के बदलते दौर में और क्या हो सकती है। किशोर बाबू ने फिर कॉल लगा दिया था। इस बार प्रकाश ने ही फ़ोन उठाया था। उसके उत्तर से लगा कि अभी तक वह पूरी तरह से नींद से जाग नहीं पाया था। उसने वह निंदे स्वर में ही उत्तर दिया, कौन? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। मैं पुणे स्टेशन पर आ गया हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रकाश ने कहा था, अच्छा आप आ गए, ठीक है, वहाँ से निकलकर मेन गेट की तरफ आ जाइए, मैं आता हूँ। किशोर बाबू बहुत खुश हुए थे कि प्रकाश उन्हें लेने आ रहा है। इसके पहले प्रकाश जहाँ भी रहा था, चाहे पढ़ाई के समय में बेंगलुरु में या नौकरी के समय चेन्नई में, वह ट्रेन के आने से पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। आज ऐसा पहली बार हुआ है, खासकर शादी के बाद कि वह उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण उसे रात तक जागना पड़ा हो। जब रात को कोई भी विलंब से सोएगा तो सुबह में नींद खुलने में देर हो ही जाएगी। किशोर बाबू ने विश्लेषण करके देखा तो लगा कि प्रकाश ने 1-2 साल पहले जब से कंसल्टिंग फर्म के जॉब को स्विच किया है, तब से उस पर काम की अधिकता का बोझ हावी हो गया है। वह तनाव में भी रहने लगा था। वह और सुमित्रा जी दोनों ही स्टेशन से बाहर आ गए थे और वेटिंग लाउंज में ही प्रकाश का इंतज़ार करने लगे थे। सुबह में उन्हें चाय की ज़रूरत होती है। वह नित्य क्रिया से तो ट्रेन में ही निवृत्त हो लिए थे। सुमित्रा जी को भी उन्होंने उठाकर फ्रेश होने के लिए कहा था। उसने भी ट्रेन में ही ब्रश कर लिया था, इसलिए बैठे बैठे उन्होंने चाय मंगवाई थी। उन्होंने सुमित्रा जी के साथ चाय की पहली चुस्की ही ली थी कि उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने हड़बड़ी में पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला तो थोड़ी चाय छलककर उनके शर्ट पर भी गिर गई। उन्होंने देखा कि यह तो प्रकाश का फ़ोन है। उन्होंने रिसीव किया तो उधर से प्रकाश पूछ रहा था कि पापा आप कहाँ पर हैं? किशोर बाबू को क्या मालूम कि वह कहाँ पर है। इसके पहले कभी पुणे तो आए नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बुकिंग काउंटर के सामने के हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकाश ने फिर पूछा था कि किस हॉल में वेट कर रहे हैं। यह आवाज़ ठीक से उन्हें सुनाई नहीं दी। पता नहीं, या तो कुछ इस अवस्था में पहुंच जाने के कारण उन्हें श्रवण दोष हो गया था, या इस समय ट्रेन के पार होने के कारण कुछ आवाज़ बढ़ गई थी और वह अच्छी तरह शब्दों को सुन नहीं सके।
या शब्दों को पकड़ नहीं सके। इसके बाद प्रकाश का कॉल नहीं आया था। किशोर बाबू भी कुछ लंबे सफ़र में थकावट के कारण सुस्त हो गए थे। कभी कभी नींद की झपकी भी आ जा रही थी उन्हें। सुमित्रा जी ने उन्हें जगाते हुए कहा था, फिर से प्रकाश को कॉल कीजिए ना, इसी तरह स्टेशन पर ही बैठे रहेंगे क्या? किशोर बाबू प्रकाश के नंबर पर जैसे ही कॉल लगा रहे थे कि प्रकाश ढूंढता हुआ वहां आ गया। दूर से उसने कॉल किया था, पापा हमने आपको देख लिया है, आप लोग वहीं पर रहिए। वह वहां आया था। किशोर बाबू को प्रकाश का चेहरा और चेहरे का हाव भाव नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ गुस्से में था, कुछ चिंता का भाव चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने प्रीपेड टैक्सी ले ली थी। टैक्सी में सारे लोग सवार हो गए। टैक्सी चलती रही। प्रकाश ने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा था। पहले वह पूछा करता था, ट्रेन से यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? आपके सहयोगी तो ठीक थे? कभी कभी अच्छे सहयोगी नहीं मिलने के कारण भी दिक्कत हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं व्याप्त था। उनके बीच इस शांत स्वर को सुमित्रा जी ने ही तोड़ा था। प्रकाश सब ठीक है ना? नेहा तो ठीक है ना बेटा? प्रकाश ने सिर्फ हाँ में ही जवाब दिया था। सुमित्रा जी समझ नहीं पा रही थी कि इतना अधिक बात करने वाला प्रकाश को आखिर हो क्या गया है। इसी समय अचानक टैक्सी के दाहिने तरफ के पिछले चक्का से आवाज़ आने लगी। स्पीड में जाती हुई टैक्सी डगमगाने लगी। टैक्सी वाली ने गाड़ी रोक दी। टायर पंचर हो गया है। टैक्सी वाले ने कहा, मेरा टायर पंचर हो गया है, मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है, इसलिए इसे ठीक करने में समय लगेगा। इसलिए आप ओला कैब को बोल दीजिए, कहिए तो मैं आपके लिए ओला कैब बुला देता हूँ। प्रकाश, नहीं नहीं रुको, मैं ही बुला देता हूँ। प्रकाश ने अपने मोबाइल से ओला कैब से कांटेक्ट किया। उधर से रिप्लाई आया कि 20 मिनट के अंदर ओला कैब आ रहा है। प्रकाश ने तब तक टैक्सी वाले को रुकने को कहा था। टैक्सी वाले ने ही सामान निकाला था। ओला कैब आ गया था। टैक्सी वाले ने ओला पर सामान लोड करने में मदद की थी। सामान भी कहाँ ज़्यादा था। सामान सहित किशोर बाबू और सुमित्रा जी ओला कैब में स्थानांतरित हो गए थे या कर दिए गए थे। वह दोनों भी तो समान जैसे ही लग रहे थे। ना कोई बातचीत, ना कोई समाचार के बारे में पूछताछ। उनकी बेटी भी मुंबई से आ रही थी, उसके बारे में भी प्रकाश ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। प्रकाश सुमित्रा जी और किशोर बाबू के सामान के साथ अपने फ्लैट में पहुंचकर उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया था। वहां नेहा अभी सोई हुई थी, अभी नाइटी में ही थी। वह हड़बड़ा कर उठी थी। वह तुरंत बाथरूम में गई। फ्रेश होकर उसने 1 मिनट में ही अपना परिवर्तन कर सलवार सूट पहन लिया था। बाहर लिविंग रूम में आकर उसने किशोर बाबू और सुमित्रा जी को पाँव छुए। इतने में ताशी का फ़ोन आया था। प्रकाश ने कॉल रिसीव किया था। गलती से प्रकाश से लाउड स्पीकर बटन दब गया। मोबाइल पर ताशी की आवाज़ सुमित्रा जी और किशोर जी ने भी सुनी। मामा जी, हम लोग भी पुणे स्टेशन पहुंच गए हैं, ऑटो लेकर। जो पता आपने SMS किया था उस पर पहुंच रहे हैं। प्रकाश ने पूछा था, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ताशी? नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ तो पुणे में ही रहकर MBA की थी, इसे सब मालूम है। इस तरह ताशी का प्रकाश से इतनी विश्वसनीयता के साथ बात करना सुमित्रा जी को बहुत अच्छा लगा। वह किशोर बाबू से बोली, देखें आपकी नतनी कितनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। किशोर बाबू भी बहुत खुश नज़र आए। प्रकाश ने उत्तर दिया था, ठीक है आ जाओ। 15 से 20 मिनट बाद बेटी और नतनी जैसे ही प्रकाश के फ्लैट का दरवाज़ा खोला, प्रकाश के ज़ोर ज़ोर से चीख कर बोलने की आवाज़
साफ सुनाई दे रही थी। उसने चिंता भी थी और अंतर्निहित गुस्सा भी। पापा, आपको कितनी बार कॉल किया? आपको कॉल तो रिसीव करनी चाहिए थी। यह सब क्या है? मैं इतना सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया और आप है कि कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं। आप भी अजीब हो गए हैं। प्रकाश का व्यवहार देखकर किशोर बाबू हतप्रभ रह गए। वह कतर होकर स्वयं दोष भाव से ग्रस्त विचलित होकर बोले थे, बेटे, थोड़ा इस उम्र में श्रवण दोष और स्टेशन पर बैठे हुए शोरगुल के कारण मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सका। प्रकाश की आवाज़ तेज होती जा रही थी। आप जानते हैं, ऑफिस का काम निपटाने के लिए रात देर तक जागने के बाद भी सुबह उठकर आज वीकडेज के दिन होते हुए भी आपको लाने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। बेटी भी यह सब सुन रही थी। ताशी तो यह सब देखकर अवाक थी। किशोर बाबू अपना सर झुकाए चुपचाप प्रकाश की बातें सुन रहे थे, ताकि प्रकाश को लगे कि उसकी बातें उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह ज़रूरी भी था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नई बहू के सामने कोई असुंदर और बदसूरत दृश्य उपस्थित हो जाए। लेकिन प्रकाश ने अपने पेरेंट्स पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नेहा के मस्तिष्क में बेटा और बाप के रिश्ते की कलई ज़रूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा ही सम्मान नहीं देता हो, उसे बहू क्या सम्मान देगी। सुमित्रा जी ने देखा कि अपनी बहू नेहा भी कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लिए हुए थोड़ी देर बाद किशोर बाबू संज्ञा शून्यता की स्थिति से वापस लौटे थे। तत्काल स्थिति को संभालने के लिए और अपनी नज़रों से गिरती अपने खुद की सेह को और गिरने से रोकने के लिए अपने को नित्य क्रिया में लगा देना ही उन्हें उचित रहेगा। प्रकाश जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। नेहा ने चाय बनाकर किशोर बाबू और सुमित्रा जी और प्रकाश की बहन को चाय दी। इतने में झाड़ू पोछा लगाकर खाना बनाने वाली मेड भी आ गई थी। उसने रोटी बनाई। नेहा और प्रकाश साथ साथ बैठकर नाश्ता किए। किचन से नाश्ता निकालकर प्रकाश ने ही लाया था। सुमित्रा जी भी यह सब खुली आंखों से देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि जहाँ दोनों पति पत्नी काम करते हो, रिश्तों की अहमियत तभी समझी जाती है जब दोनों में सारे कामों को एक दूसरे के लिए शेयर करने में होड़ लगी हो। कौन किस दिन कितना अधिक अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या क्या किया। दोनों ही नाश्ते के बाद एक साथ काम के लिए निकल गए थे। प्रकाश ही बोलते हुए गए थे, माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेड पूरा खाना बना कर जाएगी। नेहा ने उसे ज़रूरी निर्देश दे दिए हैं। प्रकाश के आने में 9 बज जाया करते थे। नेहा 8 बजे आ गई थी। किशोर बाबू को नेहा खाना देने लगी तो वह बोले थे कि प्रकाश के आने के बाद साथ में ही खाना खाएंगे। प्रकाश 9 बजे ही आए थे। उन्होंने फ्रेश होने के बाद खाना लगाने को कहा था। पापा, आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा, सोचा तुम्हारे साथ ही खाएंगे। मैं नहीं खाया है तो ताशी ने भी नहीं खाया है। बोलती है कि सभी लोग साथ में खाएंगे। इतने में नेहा ने खाना लगा दिया था। सुमित्रा जी ने टेबल पर प्रकाश, किशोर बाबू और ताशी का खाना रख दिया। सुमित्रा जी ने कहा था कि मेरी बेटी और मैं, नेहा बाद में एक साथ खाएंगे, आप लोग खाइए। सभी लोग खाना खाने लगे। ताशी कुछ जल्दी जल्दी खा रही थी। प्रकाश ने ताशी को समझाना शुरू किया, देखो ताशी, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। 3 रोटी को खाने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में ताशी बोल उठी, इस शिक्षा की ज़रूरत आपको अधिक है। आपने सवेरे नाना के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। लर्न टू बिहेव योर सेल्फ देन टीच अदर्स कहकर वह टेबल से बिना खाए उठ गई।
प्रकाश की बहन ने अपनी बेटी को डांटा था। तासी बड़ों से ऐसी बात करते हैं, पहले बड़ों को बताओ माँ, फिर मुझे बताना। ऐसा कहकर तासी तेजी से कमरे में चली गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कल रात के बाद आज सुबह से वातावरण तनावग्रस्त था। यहाँ प्रकाश के फ्लैट में एक ही रूम में एसी था। नेहा और प्रकाश इस कमरे में सोते थे। तासी को रात 10 बजे ज़ोरों से नींद आ रही थी। वह भी जाकर इस एसी वाले कमरे में सो गई। रात के सभी ने एक साथ ही खाना खाया था। खाना खाने के बाद नेहा और प्रकाश दूसरे कमरे में, जिसमें एसी नहीं था, वहां जाकर सो गए। किशोर बाबू को सुमित्रा जी ने कहा कि आप तासी के साथ ही एसी वाले कमरे में सो जाएं। किशोर बाबू वहां सो गए। सुमित्रा जी अपनी बेटी यानी प्रकाश की बहन के साथ लिविंग रूम में नीचे ही गद्दा डालकर सो गई। सुबह में किशोर बाबू तो जल्दी उठ गए थे। करीब 5 बजे वह बालकनी में टहलते रहे। उनके नित्य कार्यक्रम में शामिल है कि वह टहलते हुए ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। वहीं वह वहाँ भी कर रहे थे। टहलते हुए ही उन्होंने महामृत्युंजय का भी जाप किया। उसके बाद थोड़ी देर कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम का अभ्यास किया। तब तक नेहा और प्रकाश उठ चुके थे। नेहा ने ही किशोर बाबू को चाय दी थी। नेहा को जल्दी जल्दी तैयार होना था। रात में क्या हुआ था उसके और प्रकाश के बीच किसी को नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी प्रतिछाया कुछ कुछ सुबह भी दिख रही थी। नेहा चाय लेकर प्रकाश को दे गई थी, लेकिन प्रकाश ने चाय नहीं पी थी। चाय वैसे ही रखी रखी ठंडी हो चुकी थी। उसके बाद देखा गया कि नेहा बाथरूम से निकलने के बाद स्पीड से तैयार हुई थी। वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। प्रकाश ने ही किचन से नाश्ता लगाकर नेहा के सामने टेबल पर रखा था। बीच में किशोर बाबू ने वातावरण में व्याप्त बर्फ को पिघलने के लिए नेहा से कहा था, जानती हो बहू, मैं प्रकाश के जन्मदिन पर एक कविता भेजी थी। नेहा ने अनमने ढंग से कहा था, हाँ मैंने पढ़ी थी। किशोर बाबू माहौल की बेचैन चुप्पी की भाषा समझ गए थे। प्रकाश का नेहा के लिए नाश्ता लगाकर टेबल पर रखना कुछ अजीब लगा था। किशोर बाबू ने सुमित्रा जी को इशारे से चुप ही रहने के लिए कहा था। नेहा नाश्ता करने के पहले करीब 2 घंटे तक कमरे में प्रकाश के साथ पता नहीं क्या फुसुर फुसुर कर रही थी। नेहा के नाश्ता समाप्त करने के बाद वह ऑफिस के लिए बाहर निकली थी। प्रकाश भी ठीक उसके पीछे पीछे निकला था। किशोर बाबू समझ रहे थे कि प्रकाश नेहा को ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर निकला है, लेकिन प्रकाश जल्दी ही वापस आ गया था। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। वह आते ही शुरू हो गया, देखिए आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब ज़रूर लगेगा। इतना शोरगुल वाला माहौल मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। आप मुझे बीमार भी कह सकते हैं या मानसिक रूप से बीमार भी समझ सकते हैं, लेकिन यह टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और तासी का ज़ोर ज़ोर से आपस में बोलना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर प्रकाश की दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई बोली, अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है। मैं भी उससे बात करती हूँ या डांटती हूँ तो थोड़ी लाउड हो जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। किशोर बाबू पूजा कर रहे थे तो उनसे रहा नहीं गया। वह पूजा के बीच में ही उठ गए। खुद की आदत समानता सुनने की ही रही है। वह दूसरे की कमी पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद तुरंत उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हैं, वक्त देते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। उनका गुस्सा बाहर निकल पड़ा। देखो प्रकाश, मैं पिछले
1-2 दिनों से जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम असहज हो गए हो। कुछ भी किसी को भी कभी भी बोल दे रहे हो। तुम अगर मुझे कुछ कहते हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर सुमित्रा और मेरी बेटी की इज्जत नहीं करते हो तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है। उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम भूल रहे हो कि तुम खुद ही यहाँ तक नहीं पहुँच गए हो। तुम्हें बनाने में और यहाँ तक पहुँचने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। हर व्यक्ति जो किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता है। जो ज़मीन छोड़ देते हैं वह आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते किशोर बाबू बिफरने लगे थे। पूरे वातावरण शांत हो गए थे। उनका ऐसा रूप प्रकाश ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा, प्रकाश, मेरी यह सीख अच्छी तरह गांठ बांध लो। हम लोगों के संस्कारों के अनुसार परिवार हर व्यक्ति की ज़मीन होती है। पूछो अपनी माँ से, हम लोग अपने बच्चों की कौन कहे। अपने बड़े भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो, मेरे पिताजी जब मैं बहुत छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैं जब से होश संभाला तब से मैंने अपने बड़े भाई को ही पिता मान लिया। उनकी बहू का ऑपरेशन मैंने अपनी नौकरी के समय करवाई। तुम्हारी दादी मरने तक मेरे पास ही रही। यह तो तुमने भी देखा होगा। मैं अपने ममेरे भाई की पत्नी जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त थी, अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रहकर 4 महीने तक इलाज करवाया। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, बहन और भगिनी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वह भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम यह सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इम्प्रेशन और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो, और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी। इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं और भी गिर जाएगा उसकी नज़रों में। वह अभी नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ नहीं समझो। प्रकाश हकलाते हुए बोलने लगा। जब उसका गुस्सा अपने हाथों तक पहुँचने लगता है तो वह बोलने पर हकलाने लगता है। आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। मैं आज के दिन यही मानता हूँ और आगे भी यही मानता रहूँगा। इतना कहकर वह बिना किसी का कुछ और कहा सुन एसी वाले कमरे में जाकर बंद हो गया। प्रकाश आज ड्यूटी भी नहीं गया। उसने खाना भी नहीं खाया। सुमित्रा जी उसे खाने के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन कमरा तो उसने अंदर से बंद कर लिया था। चाहकर भी वह खाने के लिए पूछ नहीं सकी। सुबह किशोर बाबू सवेरे ही उठ गए थे। उन्हें नींद कहाँ आई थी। विचारों का बवंडर उनके मन मस्तिष्क को विचलित किए दे रहा था। क्यों ऐसा हो गया है प्रकाश? शादी के पहले तो ऐसा नहीं था। वह लाख विश्लेषण करने पर भी किसी विवेकपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिर अचानक क्या हो गया? प्रकाश का सुबह में खुद नाश्ता निकाल कर नेहा को देना, नाश्ते के पहले नेहा का 1 घंटे तक प्रकाश के साथ अकेले में बात करना, इससे जो स्थितियां बन रही थी उसे ऐसा सोचने पर विवश होना पड़ रहा था कि प्रकाश की इन सारी प्रतिक्रियाओं की पृष्ठभूमि में नेहा का हाथ अवश्य था। परंतु सुमित्रा जी तो अपनी बहू नेहा पर पूर्ण विश्वास के आवरण में घिरी थी। अगर यह मिथ्या भी था तो भी किशोर बाबू अपनी पत्नी के इस मिथ्याभासी आवरण को बेदना नहीं चाहते थे। करीब दिन के 4 बजे प्रकाश खुद ही उठा था। उसने बाथरूम में काफ़ी देर तक स्नान किया था। जैसे अपने शरीर पर आवृत कुसंस्कारों की जो परत पड़ गई है उसे धो धोकर
प्रचलित कर लेना चाहता हो। किशोर बाबू ने उसे नीचे जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल पड़ा था। कभी कभी तनाव में लोग अपनी कार या मोटरसाइकिल से लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए, लेकिन किशोर बाबू और सुमित्रा जी ने ना कोई बातचीत और ना कोई विचार विमर्श किया। वे एक तरह से अपरिचित अतिथि बने हुए थे। क्या कर सकते थे? आगे के 2 सप्ताह तो किसी तरह बिताने ही थे। उनके कोई दूसरे जान पहचान वाले भी नहीं थे जिनके यहाँ गेस्ट के रूप में भी बचे हुए दिनों को गुजारा जाए। बीच में कन्फर्म रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल था। फ्लाइट से जाने की औकात नहीं थी। उनकी बेटी तो बस से भी जा सकती थी, क्योंकि पुणे से मुंबई के लिए लग्जरी बस चलती थी। किशोर बाबू ने मन को ढीठ कर लिया था। चाहे जो भी हो, जब तक प्रकाश सभी का सामान बाहर नहीं फेंक देता है और धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल देता है, तब तक बाहर से खरीद कर ही सही खाएंगे और यहीं रहकर अपना भरण पोषण करते रहेंगे। किशोर बाबू, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और नतनी ताशी खामोशी के धागे से मानो अपनी जीभ को सील चुके थे। उनके बीच ना कोई बातचीत, ना कोई विचार। वे सभी अपरिचित से बने हुए पलों को गिन गिन काट रहे थे। शाम के करीब 6 बजने को हुए थे। सुमित्रा जी अपनी बेटी के साथ नीचे उतरकर स्टोर रूम से दूध ले आई थी। चाय बनाई गई। किशोर बाबू ने भी चाय पी थी। शाम को 1 कप चाय पीने की उनकी आदत थी। इसमें जब से सुमित्रा जी का शादी हुआ था, कभी भी व्यवधान नहीं आया था। अगर किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी वे जाते थे तो सुमित्रा शाम की चाय के बारे में पहले ही बता देती थी। वे लोग अपनी अपनी चाय ख़त्म ही किए थे कि खाना बनाने वाली बाई आ गई थी। प्रकाश और नेहा ने पहले से ही लगा रखा था। वह सुमित्रा जी से पूछी थी, माई कितना रोटी बनाएंगे? सुमित्रा जी ने सारे लोगों पर 4-4 रोटी के हिसाब से 20 रोटियां बनाने को कही थी। 4 रोटियां सुबह की ही बची थी। खाना बनाने वाली बाई करीब 8 बजे तक खाना बनाकर निकल गई थी। करीब 8 बजे रात को प्रकाश और नेहा दोनों ने घर में प्रवेश किया था। प्रकाश के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी था। आते ही वह डब्बा और पॉलीथीन का बैग एक साइड को रखकर अपने शूज खोले, हेलमेट खोलकर एक तरफ रखा। उसने बड़ा सा डब्बा ताशी के हाथ में थमा दिया। पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहा, आज सुबह के बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा पापा। ऐसा कहते हुए वह डबडबाई हुई आँखों के कोर में थमी हुई बूंद को पोंछते हुए किशोर बाबू के कदमों के पास ही बैठ गया। उसने पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सर पर रखते हुए कहा, पापा जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? किशोर बाबू की आंखों में भी आंसू छलक आए। इतने में फिर दरवाजे की बेल बजी थी। इस बार नेहा ने दरवाज़ा खोला था। 2 आदमी एक बड़ा सा पैकेट लेकर अंदर आए थे। उन्होंने लिविंग रूम में पैकेट खोला था। एक और एसी था। सुमित्रा जी देखते ही बोल पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत है प्रकाश? तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद की है? इस पर नेहा ने ही कहा था, नहीं माँ, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों के आने से मुझे आज प्रमोशन का लेटर मिला है। मेरी सैलरी अब करीब 25% यानी करीब 1/4 अधिक हो गई है। यह तो एक दिन लगाना ही था, तो आज क्यों नहीं? इतना कहकर नेहा चुप हो गई। इसके बाद प्रकाश ने एसी लगाने वाले आदमियों को दीवार पर जगह बता दी। फिर वह किशोर बाबू के पैरों के पास बैठ गया। उसने बोलना शुरू किया, पापा आपने जो सुबह में मुझे इतना सुनाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन माँ तुम मुझे क्यों नहीं डांटी?
तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारे टेढ़े काम सीधे हो जाते थे। तुम्हारी यह गलती रही। उसने देखा कि सारे लोग चुप हैं। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी तुम मेरे कहने पर सिर्फ टेसुएं बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांटती थी। बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूँगी। हालांकि माँ कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की थी, लेकिन इसकी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। तुम्हारी यह गलती रही कि तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया। थोड़ा भी सही डांटी और खुद रोने लगी। पापा नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला था ही नहीं। ऐसा क्या इतना बड़ा हो गया तुम लोगों के सामने? इतना कहते हुए प्रकाश ने अपना सर किशोर बाबू के घुटने के बीच छुपा लिया था। कुछ देर तक वह ऐसे ही सर छुपाए रहा और किशोर बाबू उसके सर के बालों को सहलाते रहे। वह इस शीतल छाँव में ममता और वात्सल्य की बारिश में भीग ही रहा था कि किसी के द्वारा उसके शर्ट खींचे जाने पर उसने सर उठाया। पीछे मुड़कर देखा तो तासी रोती हुई खड़ी थी। आई एम सॉरी मामा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे कल रात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। प्रकाश ने उसे अपने गोद में खींच कर पूछा, तो फिर कैसे बोलना चाहिए था? और इस पर सारे लोग ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। प्रकाश ने कहा, माँ, पापा और दीदी, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा वही रहूँगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे डांट लगा सकते हैं। और यह कहते हुए प्रकाश अपने पापा के गले लग गया। सभी के मन के गिले शिकवे दूर हो चुके थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।